इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 25 ऑफ डीबीएमएस और जो टॉपिक है दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसमें जो टॉपिक्स है वो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन, देन देयर इज ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी, देन है स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डीबीएमएस schedule, testing of serializability, conflict schedule, view serializability, recovery of schedule, then failure classification, log based recovery, DBMS checkpoint and deadlock in DBMS। सो इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे एंड देन अपकमिंग चैप्टर्स में रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, ये इसी एक चैप्टर में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको 2-3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। द ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन, इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ टास्क। ये ग्रुप ऑफ टास्क से बना हुआ होता है कोई भी ट्रांजैक्शन। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल टास्क हो रहा है, ग्रुप ऑफ टास्क हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं वो आपस में लॉजिकली रिलेटेड है। ये नहीं है कि बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का कोई ऑपरेशन हो रहा है और एक तरफ दूसरे टाइप का एंड देन इसको सेम ही ट्रांजैक्शन कहा जा रहा है। नो, इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये ऑपरेशंस भी आपस में रिलेटेड हैं और एक ही टास्क नहीं होता, ग्रुप ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं एक ट्रांजैक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट। अ ट्रांजैक्शन इज एन एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शंस। ट्रांजैक्शन मतलब कोई एक्शन किया जा रहा है या सीरीज ऑफ एक्शंस है, या तो एक ही कोई एक्शन है या फिर वो सीरीज ऑफ एक्शंस है। इट इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशंस फॉर एक्सेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। ये एक सिंगल यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है टू परफॉर्म ऑपरेशंस फॉर एक्सेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के कोई कंटेंट्स को एक्सेस करना है तो कर तो सिंगल ही यूज़र रहा है, लेकिन ऑपरेशंस जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑपरेशन हो, मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं। बाकी इसमें और भी एंटिटीज़ इंक्लूड हो सकती हैं। सो ट्रांजैक्शन हमने बेसिक देख लिया क्या होता है। नाउ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एन एम्प्लॉय ऑफ बैंक ट्रांसफर्स ₹800 फ्रॉम एक्सेस अकाउंट टू वाइज अकाउंट। तो सपोज एक्स के अकाउंट से वाई के अकाउंट तक 800 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने, और ये कौन कर रहा है, सपोज एम्प्लॉय है बैंक का, वो कर रहा है ये ट्रांजैक्शन कि एक्स के अकाउंट से 800 उसको माइनस करने हैं और वाई के अकाउंट में ऐड करने। तो ये कंप्लीट प्रोसेस एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा, बट इसमें बहुत सारे स्मॉल एक्शंस होंगे, बहुत सारे टास्क्स होंगे। सो दिस स्मॉल ट्रांजैक्शन कंटेन्स सेवरल लो लेवल टास्क। दिखने में तो एक छोटा सा काम लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत सारे लो लेवल टास्क से बना हुआ होता है। तो सब क्या क्या टास्क है देखिए, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले एक्स के अकाउंट में क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, एक्सेस अकाउंट। तो पहला टास्क क्या है, ओपन अकाउंट। एक्स का अकाउंट ओपन होगा, ओपन अकाउंट एक्स। फिर इसका ओल्ड बैलेंस चेक होगा। ओल्ड बैलेंस करके एक वेरिएबल है, उसमें हम क्या लेंगे, एक्स में जो ओरिजिनल बैलेंस है उस अकाउंट में, एक्स का जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को हमने कहाँ पे रख दिया, ओल्ड बैलेंस पे। फिर हम न्यू बैलेंस एक वेरिएबल है यहाँ पे, इसको असाइन करेंगे जो भी ओल्ड बैलेंस है। ओल्ड बैलेंस मतलब एक्स का जो भी बैलेंस था माइनस 800। तो जो भी अमाउंट हम लेंगे इन जनरल, जो भी ओल्ड बैलेंस है उसमें से 800 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया। अब जो एक्स का बैलेंस होगा वो ओल्ड बैलेंस ना होके फिर ये जो न्यू बैलेंस में वैल्यू है वो वैल्यू हम असाइन कर देंगे एक्स के बैलेंस में। तो अब जब अकाउंट में चेक करेंगे कि एक्स के अकाउंट में कितना है, तो जो न्यू बैलेंस है वो शो होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन है, यहाँ एक्स की साइड का तो एक्शन परफॉर्म हो गया कि 800 रुपीज़ माइनस करनी थी। फिर इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हुए, ओपन अकाउंट एक्स, फिर ओल्ड बैलेंस इक्वल टू एक्स डॉट बैलेंस को हमने किस में असाइन किया, ओल्ड बैलेंस पे। न्यू बैलेंस क्या होगा, ओल्ड बैलेंस में से 800 माइनस कर दिया, फिर वो एक्स डॉट बैलेंस को अब नई वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि न्यू बैलेंस है। फिर एक्स के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये एक्स के अकाउंट का पार्ट हो गया। अब वाई के अकाउंट पे क्या है, 800 रुपीज़ रिसीव कराने हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा, ओपन अकाउंट वाई, फिर इसके ओल्ड बैलेंस में क्या डाल देंगे हम वैल्यू, जो भी वाई में ओरिजिनल जो भी वैल्यू थी उसको ओल्ड बैलेंस में हम पुट कर देंगे, और फिर न्यू बैलेंस में क्या आएगा, ओल्ड बैलेंस, जो भी ओल्ड बैलेंस था उसमें 800 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ वाई डॉट बैलेंस, अब वाई का बैलेंस क्या हो जाएगा, जो भी न्यू बैलेंस बना है 800 रुपीज़ ऐड करने के बाद उसको हम असाइन कर देंगे वाई के बैलेंस में, और फिर वाई का भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट, फिर वाई के अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हो गए दोनों एंड पे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एक्स और वाई पे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली दो मेन ऑपरेशन होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। सो फॉलोइंग आर द मेन ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन। वो है रीड एंड राइट। या तो कोई वैल्यू रीड हो रही होती है डेटाबेस से या किसी ट्रांजैक्शन से, या फिर वो वैल्यू जब कुछ भी चेंजेस हुए, अपडेट हुए, तो उसको राइट किया जाता है वापस से, मतलब उसको डेटाबेस में उस वैल्यू को वापस से लिखा जाता है, अपडेट किया जाता है। सो रीड एक्स और राइट एक्स दो ऑपरेशंस है। एक्स है वो वैल्यू जिसको रीड किया जा रहा है, और वैसे ही राइट एक्स का मतलब भी एक्स को राइट किया जा रहा है। नाउ रीड ऑपरेशन इज यूज टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन अ बफर इन मेन मेमोरी। तो डेटाबेस से मेन मेमोरी में लाया जाता है ताकि इसको रीड किया जा सके। और राइट ऑपरेशन क्या होता है, उसको वापस से डेटाबेस में अपडेट करना, लिखना। राइट ऑपरेशन इज यूज टू राइट द वैल्यू बैक टू द डेटाबेस फ्रॉम द बफर। बफर से फिर वापस उसको, उस वैल्यू को वापस से डेटाबेस में लिखना। सो एक एग्जांपल लेते हैं रीड और राइट ऑपरेशन का। Let's take an example to debit transaction from an account which consists of following operations. Suppose ये operations हैं कि एक वैल्यू रीड हो रही है RX, फिर उसको अपडेट किया जा रहा है, मतलब उस वैल्यू में से 500 डिडक्ट हो रहे हैं। तो x इक्वल टू न्यू वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, x माइनस जो भी ओल्ड वैल्यू थी उसमें से 500 माइनस कर दिया, तो ये न्यू वैल्यू ऑफ x हो गई। अब वापस से इसको अपडेट करना है डेटाबेस में, तो हमें उसको डेटाबेस में राइट करना पड़ेगा। सो WX मीन्स उस वैल्यू को, नई वैल्यू को हमने राइट कर दिया डेटाबेस पे। नाउ लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ x बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज 4000। सपोज ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 4000। ठीक है, 4000 इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। इससे हमने कितना 500 घटाना है। तो देखिए पहला ऑपरेशन क्या कहेगा, इसमें सिर्फ वैल्यू को रीड किया जाएगा। RX है, मतलब x में क्या है 4000, तो वो 4000 वैल्यू हमको दिखेगी। द फर्स्ट ऑपरेशन रीड्स एक्सेस वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन अ बफर। वो बफर में आ गई वैल्यू। फिर सेकंड ऑपरेशन उसमें से 500 माइनस करेगा। द सेकंड ऑपरेशन विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाई 500। तो अब बफर में कितनी वैल्यू रह जाएगी, 3500। अब थर्ड ऑपरेशन में इस 3500 को वापस से डेटाबेस में लिखा जाएगा। द थर्ड ऑपरेशन विल राइट द बफर्स वैल्यू टू द डेटाबेस। सो एक्सेस फाइनल वैल्यू विल बी 3500। सो राइट करने के बाद x की फिर फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, इट वुड बी 3500। नाउ बट इट मे बी पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पावर etc. that transaction may fail before finished all the operations in the set. समटाइम्स क्या होता है, किसी भी स्टेज पे फेलियर हो सकता है किस चीज़ का, या तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पावर फेलियर हो सकता है, या फिर कोई और भी फेलियर। तो ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकता है बीच में, बिफोर फिनिशिंग ऑल ऑपरेशंस। तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन। और इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशन से बना हुआ है ये ट्रांजैक्शन। हो सकता है रीड करने के बाद एक्स की वैल्यू हमने सपोज डिडक्ट भी कर ली, और राइट करते वक्त उससे पहले ही पावर फेलियर हो गया, या फिर किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर या किसी भी फॉल्ट की वजह से, एरर की वजह से ये ऑपरेशन बीच में ही रुक गया, ये 2 ऑपरेशंस हो पाए। तो डेटाबेस में हमेशा कमिट और रोल बैक की चीज़ होती है, मतलब यदि सक्सेसफुली सारे ऑपरेशंस अपडेट है तो उसको कमिट किया जाता है उन चेंजेस को, मतलब फाइनली अपडेट किया जाता है डेटाबेस में। अदरवाइज बीच में सारे ऑपरेशन सपोज नहीं हुए और बीच में ही ट्रांजैक्शन रुक गया, तो उसको फिर रोल बैक कर दिया जाता है, मतलब एक्स की जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वहाँ पे डेटाबेस रह जाएगा। ये 3500 बाई चांस माइनस भी हो गया था बफर में, स्टिल वो रोल बैक होके एक्स की वैल्यू 4000 शो होगी। और फिर जब भी एरर ठीक होगा तो ये ऑपरेशन फिर से इसको कोशिश की जाएगी परफॉर्म करने की, मतलब इस
ट्रांजैक्शन को, रीड, राइट और ये अपडेट, जो कि ये तीनों स्टेप्स हैं, ये वापस से कोशिश की जाएगी और ये तब तक करी जाती है जब तक कंप्लीट सक्सेसफुल ना हो जाए। सो ये हो गई ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, रीड एंड राइट। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, यही कमिट और रोल बैक वाली जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की अभी। For example, in the above transaction, the debit transaction fails after executing operation 2. Then excess value will remain. Suppose वो 3500 तो हो गया, लेकिन वो फेल हो गया आफ्टर ऑपरेशन 2, तो एक्सेस वैल्यू कितनी हो जाएगी डेटाबेस में? 4000, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बैंक। डेबिट मतलब कुछ कटा था, तो कुछ अमाउंट कटी थी, तो राइट एक्स होके वो दिखाता ना कि हाँ इतने अमाउंट डेबिट हो गए इस अकाउंट में से, बट वो डेबिट ऑपरेशन ना होकर सिर्फ बफर में वैल्यू चेंज हुई थी 3500, बट वो डेटाबेस में नहीं राइट हो पाई थी चेंजेस, तो फिर एक्सेस वैल्यू प्रीवियस स्टेट तक रह जाएगी, मतलब 4000 जो थी, ठीक है, और इस ऑपरेशन को अनसक्सेसफुल माना जाएगा। और ऐसे ऑपरेशंस जो बीच में रुक जाते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस, उनको अनएटॉमिक ट्रांजैक्शंस हम कहते हैं। एटॉमिक होता है या तो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाना या फिर कंप्लीट फेलियर हो जाना। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन। इस एरर वाली प्रॉब्लम को, जो ऑपरेशंस बीच में रुक जाते हैं और ट्रांजैक्शन बीच में ही रह जाता है, तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेन ऑपरेशंस है डेटाबेस में वो है कमिट और रोल बैक। कमिट क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेव द वर्क डन परमानेंटली। कमिट मतलब फाइनली उस एक जैसे स्टैंप नहीं लग जाती किसी चीज़ पे कि हाँ इट्स डन, उस तरीके से कमिट जब हम कर देते हैं तो वो चेंजेस परमानेंटली अपडेट हो जाती है डेटाबेस में। रोल बैक का मतलब जैसे हम किसी टास्क को अंडू कर देते हैं, तो वो प्रीवियस स्टेट जिस पे भी आपने छोड़ा था, टास्क वापस से वैसी स्थिति पे आ जाता है। सो इट इज़ यूज टू अंडू द वर्क डन। डेटाबेस की प्रीवियस स्टेट पे वो आ जाएगा और जो भी चेंजेस हमने की थी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, अबॉर्ट हो जाती हैं वो चेंजेस। नाउ, तो हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में अभी क्या क्या देखा? एक तो ट्रांजैक्शन वाला देख लिया टॉपिक, इन जनरल ट्रांजैक्शन होता क्या है, उसकी ऑपरेशंस क्या है। अब हम ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे। लेट्स सी अनदर टॉपिक। इसी वीडियो में 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बाकी ये कंप्लीट टॉपिक्स के लिए तो फर्दर चैप्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। उसमें एक टॉपिक्स, एक ही वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं अब। सो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी, द ट्रांजैक्शन हैज़ 4 प्रॉपर्टीज़। किसी भी ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन अ डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। इन 4 प्रॉपर्टीज़ का मकसद होता है डेटाबेस में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले और बाद में डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब जो भी चेंजेस है वो थ्रू आउट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे कुछ चेंजेस हो गए और बाकी जगह रह गए, तो ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए चेंजेस। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन में ये बेसिकली वही है, एक वीडियो इस पे ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग एसिड प्रॉपर्टीज़। तो ये ट्रांजैक्शन की वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको ये तीनों इन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और इन चारों प्रॉपर्टी को उस ट्रांजैक्शन को फॉलो करना होता है। वो कहलाती है एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड है एटॉमिसिटी, A for atomicity, C is consistency, I is isolation and D is durability. सो और देखिए इधर तो ब्रीफ में बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को। बाकी एसिड प्रॉपर्टीज़ के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसी प्लेलिस्ट में, तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे और डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन्ड है, बट वो आप ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक के अंदर कंसीडर कीजिए उसको। वो इन जनरल भी एसिड प्रॉपर्टीज़ कोई भी डेटाबेस फॉलो करता है, सो ट्रांजैक्शन के लिए भी वही चीज़ें हैं। सो अब हम 1 by 1 इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सो A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यहाँ पे, कि डेटाबेस में या तो कोई चीज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगी या बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल, ये बीच की स्टेट एक्सेप्टेबल नहीं है। कंप्लीट सक्सेसफुल होने पर हम उसको कमिट कर देते हैं, फेलियर होने पर उसको हम
रोल बैक कर देते प्रीवियस स्टेट तक, मतलब चेंजेस को हम मानते ही नहीं, उसको अबॉर्ट कर देते सारी चेंजेस को। उसको एक अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का नाम देके हम डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट पे रोल बैक कर देते, मतलब उसको प्रीवियस स्टेट पर ही रहने देते, और जो भी नए चेंजेस थे उसको अनडू कर दिया जाता, क्योंकि वो सक्सेस ही नहीं हुआ। सो एटॉमिसिटी का मतलब होता है इट मीन्स इधर ऑल सक्सेसफुल और नन। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, ensures bringing the database from one consistent state to another consistent state। सपोज पहले जो भी अमाउंट थी उस पर कुछ अपडेट हुआ, फिर वो वैल्यू राइट हुई, तो वो चेंजेस फिर थ्रू आउट डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस भी डेटाबेस में जो भी चीज़ें थी वो थ्रू आउट मेंटेन्ड होनी चाहिए। वो वैल्यू सपोज एक्स की 4000 थी, वो 4000 ही रहनी चाहिए। एंड आफ्टर ऑपरेशन सक्सेसफुली यदि ट्रांजेक्शन हो गया, सपोज 500 रुपीज़ डिडक्ट किए थे, न्यू वैल्यू क्या थी एक्स की 3500, तो थ्रू आउट डेटाबेस में फिर एक्स की वैल्यू 3500 ही होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे पुरानी वैल्यू रह गई 4000, कहीं पे 3000, क्योंकि टेबल्स हैं, हो सकता है एक डेटाबेस के 2-3 टेबल्स में एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही हो, तो तीनों टेबल्स में फिर वो अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी टेबल में 4000 रह गई और बाकी 2 जगह वो 3500 रही, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए चेंजेस। सो इट एंश्योर्स ब्रिंगिंग द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। स्टेट भले चेंज होगी डेटाबेस की, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। आइसोलेशन मतलब हर ट्रांजैक्शन आपस में एकदम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है, कोई भी किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। एंश्योर्स दैट ट्रांजैक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन। सो आइसोलेशन का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन आपस में एकदम सेपरेटली वर्क कर रहा होता है। इट एंश्योर्स दैट ट्रांजैक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन। फिर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब स्ट्रॉन्ग, एक डेटाबेस की स्ट्रेंथ वो कैसे डिटरमाइन होगी। इट मीन्स वंस अ ट्रांजैक्शन हैज़ बिन कमिटेड इट विल रिमेन। एक बार कमिट कर दिया गया तो वो चेंजेस फिर परमानेंट हो जाते, ये नहीं कि फिर उसको अनडू करो। कमिट मतलब डन इज़ डन, तो वो ड्यूरेबिलिटी इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है डेटाबेस की। सो इवन इन द इवेंट ऑफ एरर्स, पावर लॉस, कुछ भी हो जाए, फिर वो चेंजेस अपडेटेड रहेंगी, वो थ्रू आउट डेटाबेस रिफ्लेक्ट होंगी। वो कुछ भी एरर आ जाए तो स्टिल वो चेंजेस उसमें रहेंगी, क्योंकि एक तो उसकी कॉपीज़ भी मेंटेन रहती है, रिकवरी प्रोसीजर्स भी होते हैं डीबीएमएस में, ठीक है। प्रॉपर रिकवरी प्रोसीजर्स की वजह से भी वो ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहती, प्लस सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं। सो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो गई डीबीएमएस की? एसिड प्रॉपर्टीज़ है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। नाउ एक एक प्रॉपर्टी को वन बाय वन हम देखते हैं। व्हाट इज एटॉमिसिटी? इट स्टेट्स दैट all operations of the transaction take place at once if not the transaction is aborted। जैसे हमने पीछे ट्रांजेक्शन में 3 स्टेप्स देखी थी। रीड ऑपरेशन हो रहा था, एक ट्रांजैक्शन सेट ऑफ ऑपरेशन से ही बना रहता है, सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने चाहिए तभी उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कि इट इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल। तो पहले एक्स की वैल्यू रीड हुई, फिर उसमें से 500 डिडक्ट हुआ, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल। फिर राइट एक्स की वैल्यू, फिर अपडेटेड वैल्यू राइट भी होनी चाहिए डेटाबेस में, अदरवाइज एक भी ऑपरेशन बीच में रुक गया तो उस ट्रांजैक्शन को अनसक्सेसफुल माना जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, अबॉर्ट कर दिया जाता है और रोल बैक कर दिया जाता है, ठीक है। और सक्सेसफुल हो गया तो कमिट कर दिया जाता है। तो एटॉमिसिटी का मतलब इधर कम्प्लीटली सक्सेसफुल और कंप्लीट फेलियर, कोई मिडवे नहीं होती है इसमें। देर इज़ नो मिडवे, दैट इज़ द ट्रांजेक्शन कैन नॉट अकर पार्शली। पार्शल नहीं होता कि एक जगह से अमाउंट डिडक्ट हो गई, डेटाबेस में फिर भी पुरानी वैल्यू मेंटेन्ड है, नहीं। कंप्लीट ट्रांजैक्शन के सारे स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, सारे ऑपरेशंस। ईच ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज वन यूनिट, मतलब वो जो 3 ऑपरेशंस थे वो एक ट्रांजैक्शन, वो तीनों ऑपरेशंस एक यूनिट की तरह काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 सक्सेस हो गए ऑपरेशंस और ये सपोज फेलियर हो गया, क्योंकि थे तो ये सपोज टी ट्रांजैक्शन का पार्ट ये तीनों ऑपरेशंस। यदि एक भी अनसक्सेसफुल हो गया तो इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को ही हम क्या मान लेंगे, इट इज़ अनसक्सेसफुल। तीनों पे टिक होना चाहिए, मतलब तीनों ऑपरेशन सक्सेस, तभी इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट सक्सेस कहेंगे। So each transaction is treated as one unit and either run to completion or is not executed at all। या तो कंप्लीट होगा ये ट्रांजैक्शन या बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है उस ट्रांजैक्शन को। सो एटॉमिसिटी में 2 ऑपरेशंस होते हैं। एटॉमिसिटी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 ऑपरेशंस, अबॉर्ट एंड कमिट। और जब अबॉर्ट कर दिया जाता है किसी को, देन आप क्या कहते हैं कि उस डेटाबेस को हमने
फिर रोल बैक कर दिया। अब वो पहले अबॉर्ट कर दिया सब कुछ कि जो भी नई चेंजेस थी उनको हमने माना ही नहीं, कैंसिल आउट कर दिया। और फिर डेटाबेस प्रीवियस स्टेट पे मेंटेन रहता है, तो उसको फिर रोल बैक करना पड़ता फॉर प्रीवियस स्टेट। सो अबॉर्ट का मतलब क्या होता है? इफ अ ट्रांजेक्शन अबॉर्ट्स देन ऑल द चेंजेस मेड आर नॉट विजिबल। जो भी एक्स की वैल्यू चेंज की थी वो बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगी, माना ही नहीं जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। कमिट का मतलब इफ अ ट्रांजेक्शन कमिट्स देन ऑल द चेंजेस मेड आर विजिबल। यदि ट्रांजेक्शन को एक बार कमिट कर दिया गया तो वो फिर चेंजेस परमानेंटली पूरे डेटाबेस में विजिबल हो जाती है। सो इट इज़ नोन एज एटोमिसिटी कि अ ट्रांजेक्शन इज ईदर कम्प्लीटली सक्सेसफुल और इट इज़ कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल एंड देर इज़ नो मिडवे या फिर पार्शल कंप्लीट, ये सब नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टी कंसिस्टिंग ऑफ, एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन है और वो दो छोटे छोटे और ट्रांजेक्शन से बना हुआ है, दैट इज T1 एंड T2। ए कंसिस्ट ऑफ, सपोज ए और बी दो अकाउंट्स हैं, ए में ₹600 है, बी में ₹300 है। सो देखो, ए कंसिस्ट ऑफ ₹600 एंड बी कंसिस्ट ऑफ ₹300। ट्रांसफर ₹100 फ्रॉम अकाउंट ए टू बी, ए से बी पे ₹100 हमें ट्रांसफर करने हैं। तो सपोज ए के पास कितने हैं, यहीं हम लिख देते हैं। ए के पास वैल्यू है 600 एंड बी के पास वैल्यू है 300। ठीक है। सो कंप्लीट ट्रांजेक्शन T1 T2 जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ये राइट बी वाले स्टेप तक जब फाइनल हो जाएगा देन ये कंप्लीट माना जाएगा। एक भी स्टेप रुक गई बीच में तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो T1 में 3 ऑपरेशंस है, T2 में 3 ऑपरेशंस है, मतलब टोटल 6 ऑपरेशंस कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी बीच में नहीं रुकना चाहिए। तो ए की वैल्यू रीड हुई, फिर ए में से हमने कितनी वैल्यू माइनस करने हैं, 100। तो न्यू वैल्यू क्या हो गई ए की, 500। फिर इस 500 को हम इस अकाउंट में अपडेट करेंगे, ए वाली अकाउंट में। तो यहाँ कंप्लीट मतलब 500 अपडेट हो गए, बट अभी तक हमने कमिट नहीं किया इसको, सिर्फ ठीक है 500 हमने क्या किया, राइट कर दिया। तो 3 ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए। और ये तीनों ऑपरेशंस किस ट्रांजेक्शन के थे, T1। इनको सब ट्रांजेक्शन्स कह सकते क्योंकि कंप्लीट ट्रांजेक्शन तो T है। और फिर T2 ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसमें क्या है, बी की वैल्यू रीड हुई, बी की कितनी थी, 300। अब हम ₹100 ए से आई है, तो सपोज इसको हमने वाई, इसका वेरिएबल का नाम हमने वाई दिया। इधर इधर ए था तो इसको देखिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, बी की वैल्यू रीड हो रही है ना, तो बी, इसको वाई के बजाय बी करिएगा। बी इक्वल टू बी प्लस 100 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 100, इट वुड बी 400। ठीक है, न्यू अमाउंट क्या हो जाएगी, बी की 400। ये वाई मत लीजिएगा, यदि ए बी के बजाय एक्स वाई लेते तो इधर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 100, वाई इक्वल टू वाई प्लस 100 लेते, बट ये बी लिया है ना हमने, तो बी इक्वल टू बी प्लस 100, बी की वैल्यू बढ़ रही है, फिर ये अपडेटेड वैल्यू हमने बी में राइट कर दी। अब 6 के 6 ऑपरेशंस कंप्लीट सक्सेसफुल, तब हम कमिट करेंगे कि हाँ यहाँ से वैल्यू डिडक्ट हो गई, जो भी डेबिट होनी थी अमाउंट माइनस हो गई, और यहाँ जो क्रेडिट होनी थी अमाउंट वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, देन इस 6 ऑपरेशंस पूरे कंप्लीट होने के बाद हम कहेंगे कि ये टी जो ट्रांजेक्शन इट इज़ सक्सेसफुल, फाइन। अब देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ए, जैसे ही ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ए में क्या वैल्यू होगी, 500, और बी में क्या रहेगी, 400। ठीक है, नाउ इफ द ट्रांजेक्शन टी फेल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन T1, सपोज T1 के तो तीनों ऑपरेशन हो गए और ट्रांजेक्शन टी बाई चांस फेल हो गया और T2 का कोई स्टेप हो ही नहीं पाया, देन द अमाउंट विल बी, ए से तो डिडक्ट हो गई अमाउंट सपोज, लेकिन वो बी में ऐड नहीं हुई, मतलब ए में तो 500 आ गए लेकिन बी में 400 नहीं आए। दिस शोज द इनकन्सिस्टेंट डेटाबेस स्टेट, तो ये इनकन्सिस्टेंसी हो गई, एक जगह से तो माइनस हो गई वैल्यू, दूसरी जगह तो अपडेट नहीं हुआ उसका। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर करेक्टनेस ऑफ डेटाबेस स्टेट द ट्रांजेक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन एंटायरिटी। तो डेटाबेस की स्टेट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तो इसीलिए कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखिए इधर यदि हम पार्शियल एग्जीक्यूशन को कंसिडर भी कर ले तो ये फिर डेटाबेस को क्या बनाएगा, अनरिलायबल और इनकन्सिस्टेंट बना देगा। इस डेटाबेस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, एक जगह तो वैल्यू डिडक्ट हो गई, दूसरी जगह अपडेट हुआ ही नहीं। ठीक है, सो एक ट्रांजेक्शन टी कब सक्सेसफुल माना जाएगा, जब T1 और T2 दोनों सक्सेसफुल होंगे।
अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। सो फर्स्ट पॉइंट है द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर मेंटेन्ड सो दैट द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। तो डेटाबेस को यदि कंसिस्टेंट स्टेट पे मेंटेन करना है ताकि ट्रांजैक्शन के बिफोर और आफ्टर डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, तो इसके लिए हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का पर्पज ही होता है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट रहेगा बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स थ्रू आउट, चाहे ट्रांजैक्शन से पहले चाहे बाद में डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट पे रहेगा, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। मतलब बिफोर जो भी डाटा था और आफ्टर जो भी चेंजेस है फिर वो थ्रू आउट डेटाबेस में चेंजेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन विल लीव अ डेटाबेस इन ईदर इट्स प्रायर स्टेबल स्टेट और अ न्यू स्टेबल स्टेट। मतलब कोई एग्जीक्यूशन होगा ट्रांजेक्शन का तो या तो वो पहले वाली स्टेट तक ही रहेगा, यदि फेल हो गया तो रोल बैक होके, और यदि वो सक्सेस हो गया तो न्यू स्टेट पे फिर वो कमिट कर दिया जाता है, तो न्यू स्टेबल स्टेट तक रहेगा। कोई बीच की कंडीशन नहीं रहती है कि आधा अपडेट हो गया, आधा सक्सेस हुआ, आधा फेलियर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। Now, the consistent property of a database states that every transaction sees a consistent database instance. मतलब कोई चेंज एक जगह हुआ तो फिर वो डेटाबेस में यदि वो सेम वैल्यू है तो वो हर जगह उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हर टेबल में। नाउ नेक्स्ट है the transaction is used to transform the database from one consistent state to another consistent state। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो रहा होता है तो वो एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट में ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब कंसिस्टेंसी थ्रू आउट मेंटेन रहेगी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टोटल अमाउंट मस्ट बी मेंटेन बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन। सपोज एक ट्रांजेक्शन है, टोटल बिफोर टी अकर्स, ट्रांजेक्शन टी होने से पहले टोटल अमाउंट क्या है, देखिए ये किसकी अमाउंट की बात कर रहे हैं हम सपोज यहाँ पे ये देखिए 600 की बात कर रहे हैं। T1 में ए की वैल्यू क्या थी, 600 थी, ठीक है। और जब ये ट्रांजेक्शन पूरा हो गया तो 600 में से कितने माइनस हो गए, 100। तो बाद में जो वैल्यू राइट की जाएगी डेटाबेस में वो कितनी होगी, ए की वैल्यू क्या हो गई, 600 माइनस 100 500, तो 500 ही राइट की जाएगी। तो फाइनल वैल्यू आफ्टर ट्रांजेक्शन T1 ए की वैल्यू कितनी हो गई, 500। और ट्रांजेक्शन जब शुरू नहीं हुआ तो ट्रांजेक्शन 2 में बी की वैल्यू कितनी थी, 300। पहले 300 थी, लेकिन ये देखिए, लेकिन जब उसमें 100 रुपीज़ ऐड हो गए तो 400 हो गई। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की अपडेटेड वैल्यू 400। तो बिफोर ट्रांजेक्शन टोटल वैल्यू कितनी है और आफ्टर ट्रांजेक्शन दोनों का प्लस सेम होना चाहिए। तो बिफोर ट्रांजेक्शन मतलब ए और बी पहले कितने थे, 600 प्लस 300 900। आफ्टर में क्या होगा, ए की वैल्यू 500 है, बी की 400 है, तो 500 प्लस 400 ये भी 900। तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन्ड है, टोटल वैल्यू मेंटेन्ड है। So total before T occurs 600 plus 300 900 and total after T occurs 500 plus 400 equal to 900। T ये complete transaction है और ये दो सब ट्रांजेक्शन से बना हुआ है, T1 and T2। फाइन, T1 and T2। अब इसीलिए कहेंगे कि ये डेटाबेस कंसिस्टेंट है क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, देयरफॉर द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट। In the case when T1 is completed but T2 fails, then inconsistency will occur। Suppose T1 तो complete हो जाता लेकिन T2 fail हो जाता तो inconsistency आ जाती। कैसे आती, देखिए सपोज ये सक्सेस हो गया तो A की वैल्यू 500 हो गई, लेकिन B की वैल्यू यहाँ सपोज ये राइट हो ही नहीं पाई, 400 हो ही नहीं पाई, तो B की वैल्यू तो आफ्टर ट्रांजेक्शन भी सपोज 300 ही रीड होगी क्योंकि वो राइट नहीं हो पाई है। तो 500 प्लस 300 800, बट पहले 600 प्लस 300 कितने बनेंगे, 900। तो 100 वैल्यू कम हो गई क्योंकि यहाँ अपडेट ही नहीं हो पाया था ड्यू टू फेलियर ऑफ ट्रांजेक्शन T2। तो इनकंसिस्टेंट डेटाबेस हो गया ये। अब थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोलेशन। It shows that the data which is used at the time of execution of a transaction cannot be used by the second transaction until the first one is completed।
सेकंड ट्रांजेक्शन मतलब T2 तो तब चीज़ें परफॉर्म करेगा ना जब T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो द डाटा विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड. सेकंड ट्रांजेक्शन तब तक उस डाटा को यूज नहीं कर सकता जब तक पहला पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता. मतलब T1 पूरा कंप्लीट होगा तभी T2 पे जो भी चेंजेस होंगे सारे ऑपरेशंस T2 के उसके बाद होंगे. In isolation, if the transaction T1 is being executed and using the data item X, हमने क्या देखा, सपोज T1 में सपोज एक X के ऊपर वैल्यू इस डाटा आइटम पे कुछ अपडेशन हो रहे हैं और ट्रांजेक्शन T1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है. देन द डाटा आइटम कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाई, जब तक इस पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन T1 एक्टिव है तब तक कोई दूसरा ट्रांजेक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता. Then that data item cannot be accessed by any other transaction T2 until the transaction T1 ends. The concurrency control subsystem of the DBMS enforce the isolation property. तो इससे क्या concurrency मतलब एक साथ जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स अकर हो रहे होते हैं और उनमें कोई क्लैशेस ना हो और डेटाबेस की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे, तो उसके लिए concurrency control subsystem की कंकरेंसी कंट्रोल सबसिस्टम जो होता है उसमें ये एक आइसोलेशन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा जाता है कि पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा उसको तभी रीड कर पाएगा तब वो कंप्लीटली जब पूरा एग्जीक्यूट होके मतलब कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, बीच में नहीं उसकी वैल्यू रीड हो सकती है. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शन की, वो है ड्यूरेबिलिटी. The durability property is used to indicate the performance of the database's consistent state. It states that the transaction made the permanent changes. मतलब एक बार कमिट कर दी चेंजेस तो फिर वो परमानेंटली सेव हो जाती है. सो इसको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. फिर चाहे कोई एरर हो कुछ भी हो जाए वो चेंजेस वैसी ही रहेंगी, वो लॉस्ट नहीं होंगी. They cannot be lost by the erroneous operation of a faulty transaction or by the system failure. When a transaction is completed, then the database reaches a state known as the consistent state. जब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो डेटाबेस जिस स्टेट पे आता है, मतलब जब चेंजेस हम परमानेंट कर चुके होते हैं उसमें, तो उस स्टेट को फिर कह देते कि डेटाबेस कौन सी स्टेट को रीच कर गया है, एक कंसिस्टेंट स्टेट को. दैट कंसिस्टेंट स्टेट कैन नॉट बी लॉस्ट, और वो फिर स्टेट लॉस्ट नहीं होती, वो चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं इवन इन द इवेंट ऑफ अ सिस्टम्स फेलियर. नाउ द रिकवरी सबसिस्टम ऑफ द डीबीएमएस हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. रिकवरी सबसिस्टम होता है डीबीएमएस में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना. मतलब क्या होता है, बाई चांस कोई एरर हो गया, फॉल्ट हो गया, स्टिल वो उस पर्टिकुलर स्टेट तक वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसकी ना समटाइम्स रिकवरी प्रोसीजर्स में ये भी रहता है कि कॉपीज बनी रहती है, तो सेम डेटाबेस जो है रिट्रीव हो जाता है, उसकी कॉपीज अवेलेबल है, तो पूरा डाटा वैसे का वैसे रिकवर हो जाता है. नाउ सो हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में क्या क्या देख लिया अभी तक, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी. अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. सो यही 3 टॉपिक है इस चैप्टर में, इसके फिर अपकमिंग चैप्टर्स में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को देखेंगे. सो इस वीडियो में ये वाला टॉपिक लास्ट है रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. हमने ट्रांजैक्शन देखा, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी देखी. नाउ वी विल सी स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. सो स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, इन अ डेटाबेस द ट्रांजैक्शन कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. इन पांचों में से वो किसी भी स्टेट पे रह सकता है. सो उसका एक डायग्राम सा बना हुआ है. सबसे पहले तो यदि ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, सबसे पहले तो बिगिन होगा. जैसे ही बिगिन हुआ तो उसको कह देंगे अब ट्रांजैक्शन एक्टिव है, मतलब वो उसके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं 1 by 1. वो जब थोड़ा सा कंप्लीट हो गया तो उसको कहते हैं पार्शियली कमिटेड. कुछ स्टेप्स उसके कंप्लीट हो गए बट वो बाई चांस फेल हो गया बीच में, तो फेल के बाद वो कमिट नहीं किया जाएगा. फेल के बाद उसको एबॉर्ट मतलब बिल्कुल हटा दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दिया जाता है कंप्लीटली, मतलब ख़त्म. फिर वो कौन सी स्टेट को रीच करता है, एंड स्टेट, मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया, उसको वापस से बिगिन करना पड़ेगा यदि हम दोबारा से इसको चाह रहे हैं कंप्लीट करना. फिर और दूसरी स्टेज क्या है कि एक्टिव हुआ, फिर चेंजेस सपोज ऑपरेशन सारे हो गए लेकिन हमने कमिट नहीं किया, तब तक तो वो
पार्शियली कमिटेड कहलाएगा। और फिर फाइनली कमिट कर देंगे तो फिर वो चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाती है और फिर कहेंगे कि हमने ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया। तो और एक स्टेज क्या हुई, जब फाइनली सक्सेसफुल हो जाते सारे ऑपरेशंस उस ट्रांजेक्शन के, तो फिर कहते हैं कि ट्रांजेक्शन इज कमिटेड। ठीक है, मतलब वो कमिट हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके चेंजेस भी परमानेंटली सेव हो गए डेटाबेस में, फिर उसको एंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन का डायग्राम। सो इसमें क्या क्या स्टेट्स है, एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फिर एंड, अबॉर्टेड, फेल्ड। सो एक एक स्टेट को हम देखते हैं। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या होता है? द एक्टिव स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। सबसे पहले जब ट्रांजेक्शन बिगिन हो रहा है, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा है, तो वो उसको क्या कहेंगे कि वो एक्टिव स्टेट में है। तो ये सबसे पहली स्टेट होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की। इन दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, जैसे कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, इंसर्शन या डिलीशन का। So for example, insertion or deletion or updating a record is done here, but all the records are still not saved to the database. अभी चीज़ें तो परफॉर्म कर ली, बट उसको परमानेंटली हमने अभी सेव नहीं किया है डेटाबेस में। फिर पार्शियली कमिटेड का मतलब होता है इन द पार्शियली कमिटेड स्टेट अ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट्स इट्स फाइनल ऑपरेशन। उसका जो लास्ट का ऑपरेशन रहता है, फाइनल ऑपरेशन, वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन डाटा को अभी भी सेव नहीं किया है। चीज़ें तो सारी सक्सेसफुल हो चुकी है इसकी, लेकिन वो अभी तक सेव नहीं है, सिर्फ कमिट करना बाकी है, बट स्टिल उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियली कमिटेड। एग्जाम्पल है, इन द टोटल मार्क कैलकुलेशन एग्जाम्पल अ फाइनल डिस्प्ले ऑफ द टोटल मार्क स्टेप इज एग्जीक्यूटेड इन दिस स्टेप। मतलब टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट हो गया, हर चीज़ सक्सेसफुल हो गई, लेकिन वो बस डिस्प्ले होना बाकी है। बैकग्राउंड में चीज़ें सारी हो गई, डेटाबेस में फाइनल अपडेट करना बाकी है। कमिटेड मतलब जब फाइनली हम उन चेंजेस को सेव कर देते हैं, कमिट कर देते हैं। अ ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी इन अ कमिटेड स्टेट इफ इट एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली। जब सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर फाइनली डेटाबेस को कमिट कर दिया जाता है। नाउ इन दिस स्टेट ऑल द इफेक्ट्स आर नाउ परमानेंटली सेव्ड ऑन द डेटाबेस सिस्टम। अब जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो परमानेंटली सेव हो जाते हैं डेटाबेस सिस्टम में। सो हमने क्या क्या स्टेट देखी, एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड एंड कमिटेड। अब नेक्स्ट है फेल्ड स्टेट और अबॉर्टेड स्टेट। फेल्ड स्टेट में क्या होगा, इफ एनी ऑफ द चेक्स मेड बाय द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम फेल्स। कोई भी चेक्स मतलब किसी भी स्टेप पे कोई भी ऑपरेशन फेल हो गया, तो ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली हम फेल्ड ही मानेंगे। देन द ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी इन द फेल्ड स्टेट। इन द एग्जाम्पल ऑफ सपोज टोटल मार्क कैलकुलेशन का जो एग्जाम्पल था, इफ द डेटाबेस इज नॉट एबल टू फायर अ क्वेरी टू फेच द मार्क्स देन द ट्रांजेक्शन विल फेल टू एग्जीक्यूट। कोई हमने क्वेरी रन की सपोज, और वो मार्क्स को फेच ही नहीं कर पाया, टोटल मार्क्स को डिस्प्ले ही नहीं कर पाए, ले ही नहीं पाई वो क्वेरी, तो हम कहेंगे नहीं, वो टोटल मार्क्स अब कहीं पे अपडेट नहीं हुए, कुछ दिक्कत आई है उनके कैलकुलेशन में, उस ट्रांजेक्शन, वो कहेंगे कि ट्रांजेक्शन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, फेल हो गया ये। अबॉर्टेड, अब कोई चीज़ फेल ही हो गई तो उसको हम फाइनली ख़त्म कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। इफ़ एनी ऑफ द चेक्स फेल एंड द ट्रांजेक्शन हैज़ रीच्ड अ फेल्ड स्टेट, जैसे ही ट्रांजेक्शन फेल्ड स्टेट तक पहुंच गया, तो डेटाबेस रिकवरी सिस्टम क्या करेगा, उसको प्रीवियस स्टेट तक ले आएगा, वो जितनी भी चेंजेस हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। देन द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम विल मेक श्योर दैट द डेटाबेस इज इन इट्स प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट। जो पहली कंसिस्टेंट स्टेट थी प्रीवियस, उस तक ले आएगा डेटाबेस रिकवरी सिस्टम। इफ नॉट, then it will abort or roll back the transaction to bring the database into a consistent state। ठीक है, तो वो उसको फाइनली अबॉर्ट कर देता है और रोल बैक कर देता है। इफ द ट्रांजेक्शन फेल्स इन द मिडल ऑफ द ट्रांजेक्शन, देन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन ऑल द एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शंस आर रोल्ड बैक टू इट्स कंसिस्टेंट स्टेट। मिडिल में मतलब सपोज ट्रांजेक्शन के कुछ स्टेप्स हुए और कुछ बाकी थे, तो मिडिल ऑफ द ट्रांजेक्शन में ही वो फेल हो गया सपोज पूरा ट्रांजेक्शन, तो जो भी एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शंस थे वो भी ना के बराबर ही माने जाएंगे, और बिल्कुल शुरुआत से जो शुरू हुआ था फिर उस स्टेट में डेटाबेस रोल बैक हो जाता है। आफ्टर अबॉर्टिंग द ट्रांजेक्शन द डेटाबेस रिकवरी मॉड्यूल विल सेलेक्ट वन ऑफ द टू ऑपरेशंस। यदि ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट किया गया तो डेटाबेस रिकवरी मॉड्यूल इन दो ऑपरेशंस को सिलेक्ट करेगा, रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन या किल द ट्रांजेक्शन। या तो ट्रांजेक्शन को दोबारा शुरू किया जाएगा या फिर उसको कंप्लीटली किल कर दिया जाएगा।
इस चैप्टर में इतना ही था। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कंप्लीट कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। सो चैप्टर 25 में हमने देखा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। उसमें 3 टॉपिक्स हमने कवर किए, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है, देन एक एग्जांपल हमने देखा, देन ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें रीड राइट, फिर एक एग्जांपल देखा, देन 2 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस देखे, कमिट, रोल बैक, फिर नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी। इसमें हमने एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी देखी, ये 4 प्रॉपर्टीज। फिर इंडिविजुअली इनको डिस्कस किया, एटॉमिसिटी, फिर एग्जांपल, फिर कंसिस्टेंसी, उसका एग्जांपल, आइसोलेशन, फिर ड्यूरेबिलिटी, देन स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हमने देखी, एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड स्टेट, अबॉर्टेड। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।